नमस्कार। नमस्कार सर, आज किस तरह का आयोजन है और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को आज के इस आयोजन को लेकर? आज इस फार्मेसी कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जी आसपास के जितने भी शिक्षाविद हैं, बड़े बड़े विद्यालयों के प्रिंसिपल्स हैं, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं, सब यहाँ पे आमंत्रित हैं। जी हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं और शिक्षा में भारतीयता किस प्रकार लाई जाए, इस विषय पे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी तो सभी वक्ता अपने अपने विचार रखेंगे। शिक्षा तो है, देश बड़ी तरक्की कर रहा है, पर शिक्षा में कौशल कैसे हो, शिक्षा में संस्कार कैसे आए, और विशेष रूप से भारत में जिस राम की पूजा सभी करते हैं, जी वो राम की शिक्षा कैसी रही, शिक्षा में रामत्व किस प्रकार से आए, इस पे चर्चा आज होने वाली है। सर भाई साहब नमस्ते सर। एक ही बात है। मैं सम्मानपूर्वक आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन शर्मा जी, मुख्य वक्ता इंजीनियर सुनील शर्मा जी, अध्यक्ष डॉक्टर रामकांत लांबा जी और अपने राजू जी, सह मंत्री भारतीय शिक्षा मंडल हरियाणा प्रांत, और हम आज के कार्यक्रम संयोजक श्री सतीश कोड़ा जी को आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक पूरा कर देशो तत्करम यनलबंधाय तत्करम यनलबंधाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परमकरम विद्यानाशिल्पेन पूर्णम। अर्थात कर्म वही है जो बंधन में ना बंधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, अन्य सभी कर्म व विद्याएं मां श्रमदायक है। थैंक यू मैम। आगे के लिए ध्येय वाक्य के लिए हमारे बीएड के प्रिंसिपल डॉक्टर स्मिता मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। ध्येय वाक्य राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए संपूर्ण शिक्षा की नीति, पाठ्यक्रम तथा प्रविधि में भारतीय को समाहित करने हेतु अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। अब मैं परिचय कराना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय इंजीनियर सुनील शर्मा जी, जो कि भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संयुक्त
भारतीय संयुक्त महामंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका अनुभव, आपके विचार और आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। अब मैं परिचय करा रहा हूं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर पवन शर्मा जी। तालियों से स्वागत है। जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी के चेयरमैन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जी की शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है और उनके मार्गदर्शन से शिक्षा जगत को नई दिशा मिली है। उसके बाद मैं परिचय कराना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर राम अवतार लांबा जी। जो कि एक सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक हैं और फिलहाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह संचालक भी हैं। कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में आपका अनुभव और योगदान अत्यंत सराहनीय है। हम आपके ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं परिचय कराना चाहूंगा राजू जी का, जो कि तालियों से स्वागत किया गया। राजू जी सह मंत्री भारतीय शिक्षा मंडल हरियाणा प्रांत से कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर मैं परिचय कराना चाहूंगा प्रेम शंकर जी का। तालियों से स्वागत किया जाए। इसके बाद मैं सतीश सर से अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच आए हुए अतिथियों का गुलदस्ते से स्वागत करें। सतीश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि पवन शर्मा जी को सम्मानित करें। सतीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्रेम शंकर जी को और सम्मानित करें। फूलों का गुलदस्ता से प्रेम शंकर जी। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर पवन शर्मा जी, चेयरमैन एचपीएससी भिवानी से, जो अपने बहुमूल्य विचारों के लिए सम्मान के योग्य आज हमारे 57वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य वक्ता इंजीनियर सुनील शर्मा जी, संयुक्त महामंत्री अखिल भारतीय शिक्षण मंडल, अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार लांबा जी, सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक रेवाड़ी, संयोजक श्री सतीश खोड़ा जी, उपस्थित सभी आसपास के शिक्षण संस्थानों से आए हुए कर्मचारी और अधिकारीगण, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आज भारतीय शिक्षण मंडल के 57वें स्थापना दिवस पर आज जो सतीश खोड़ा जी के संरक्षण में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। जैसा कि नाम है शिक्षण मंडल, इसके साथ साथ जहां तक मेरा विचार है, ज्यादातर शिक्षक साथी ही बैठे हैं। यदि मैं थोड़ा गैस करूं तो पीछे जो बैठे हुए हैं प्यूपिल टीचर हो सकते हैं, डीएड और बीएड के शायद स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वास्तव में बहुत ही अच्छा एक अवसर है आपस में विचार विमर्श करने का। शिक्षा, शिक्षण और समाज का आपस में क्या एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस है, क्या रोल है। सबसे पहले बात मैं शिक्षा की करता हूँ। शिक्षा के बारे में मेरे से पहले जैसे अभी स्पीच कंडक्ट कर रहे थे भाई साहब,
उन्होंने बताया कि ज्ञान अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। शिक्षा अपने आप में इंसान को अन्य जीव जंतुओं से अलग करती है, क्योंकि शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास जब होता है तो हम विश्लेषण करने की दृष्टि है हमारी बढ़ जाती है। इसी वजह से इंसान अन्य जीव जंतुओं से अलग है। और जब बौद्धिक विकास किसी भी जीव जंतु का या इंसान का होगा, विश्लेषणात्मक शक्ति जब उसकी बढ़ जाएगी, तो अपने आप ही ज्ञान रूपी जो जागृत अवस्था है वह इंसान की आती है। मैं इस बात को हमेशा ऐसे कोरिलेट किया करता हूँ कि हमारे संस्कृति और समाज में एक बात कही जाती है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं, शिक्षा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, गुरु से पहले जो शिष्य है उसमें श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। जब शिष्य के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तब ज्ञान की संभावना है, नहीं तो ज्ञान नहीं आ सकता। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, महाभारत काल में यानी द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। उनके पास एक भील का बालक आता है, वह शिक्षा के लिए प्रार्थना करता है। गुरु द्रोणाचार्य उसे कहते हैं कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा दे सकता हूँ, इस वक्त आपको मैं इनके साथ शिक्षा के लिए अपना शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन उस बालक में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति श्रद्धा थी और उसने जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति गुरु द्रोणाचार्य की बनाई और उस मिट्टी की मूर्ति के आगे अभ्यास किया और इतना बड़ा धनुर्धर वह बन गया कि जब सभी कौरव और पांडव भ्रमण के लिए जंगल में गए हुए थे, उनके साथ एक कुत्ता होता है और वह लड़के को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। इस प्रकार से तीर संधान करके वह लड़का, एक लवे नाम का वह जो विद्यार्थी है, वह तीर छोड़ता है कि कुत्ते के मुंह को बगैर घायल किए 7 बाण एक साथ छोड़ दिए जाते हैं और उसका मुंह पूरी तरह से खुला का खुला रह जाता है। इसे कहते हैं शिक्षा, इसे कहते हैं विद्या, और यह है गुरु की दिव्य प्रेरणा। अब बात आ जाती है दूसरी स्टेज पर। सबसे पहले श्रद्धा की आवश्यकता है। गुरु के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं मिल सकता। कबीर दास जी के बारे में हम कह सकते हैं, गुरु के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ब्रह्मा और महेश से बड़ा गुरु को बताया है। सारी धरती को कागज करने की बात की है। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। और भी बहुत कुछ लिखा है। जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम करी अति सांकरी एक में दो ने समाही। यहाँ पर गुरु की बात अध्यात्म से जोड़ करके कबीरदास जी कहते हैं। कोई दो राय नहीं, गुरु का मतलब भी यही है। गुरु अपने आप में जागृत होता है। बौद्धिक विकास के बाद दूसरी अवस्था ज्ञान की जो जागृत अवस्था है, और गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जागृत होता है। और वह जागृत है, इसी लिए शिष्य को या जो उसके संपर्क में आएगा उसे जागृत कर सकता है, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगा सकता। एक जागा हुआ व्यक्ति ही सोए हुए व्यक्ति को जगा सकता है। और इसे हम अपने शास्त्रों में, अपनी संस्कृति में तीसरा नेत्र यानी ज्ञान रूपी नेत्र खुलना भी कहते हैं। और जब यह नेत्र खुलता है, फिर उसके बाद नए नए ग्रंथों की, नए नए शास्त्रों की रचना होती है। रामायण की जो रचना हुई थी, महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना की थी, कोई मंत्र या कोई जो श्लोक है पहले से नहीं सोचा गया था। अनायास ही उनके जो मन और मस्तिष्क का एक उनका समन्वय था, उससे बाहर आया था। सभी जानते हैं
कि क्रोन्स नाम के 2 पक्षी हैं और उनको कोई एक शिकारी तीर मार देता है। महर्षि वाल्मीकि जी संध्या से पहले स्नान करने के लिए नदी में जा रहे होते हैं। अचानक ही करुणामयी एक भावनात्मक श्लोक उनके मुंह से निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठान तवम गम शाश्वते समा यत् क्रोध मिथुनादि कमावधि काम कोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, तूने जिस प्रकार से कामातुर पक्षियों का वध कर दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जीवन में संसार में तुझे चैन ना मिले, आराम ना मिले, मान सम्मान यानी यश ना मिले। पहले नहीं सोचा था, अचानक अनायास ही निकले। कब निकलते हैं शब्द? तब निकलते हैं जब कोई जागृत होता है। 2 अवस्थाएं इंसान की हैं, एक अवस्था दिमाग की होती है, दूसरी मन की होती है। दिमाग से आदमी जागृत होता है, अधिक विकास होता है, लेकिन जब मन जागृत हो जाता है तब उसको ज्ञान रूपी नेत्र उसका खुलता है। फिर जो बातें वो करता है वो बातें उसकी त्रिकालदर्शी 3 काल ज्ञाता वो होता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों के बारे में बात करता है। और यह जो शक्ति है, यह जो गुण है ज्ञान रूपी, यह सिर्फ इंसान में। भगवान की सबसे बड़ी जो रचना है, सबसे जटिल जो रचना है इस पृथ्वी पर, बल्कि पृथ्वी ने पूरे ब्रह्मांड में, वह इंसान है। क्योंकि जब इसका इस प्रकार से मस्तिष्क और मन का आपस में एक समन्वय बनता है, तब नए नए शास्त्रों की रचना होती है। इसी प्रकार से यदि आगे की बात करें तो महाभारत काल में भी आप और हम सभी जानते हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ पहले ही लिख दिया था। ये ग्रंथ बाद में नहीं लिखे गए हैं। भगवान राम का चरित्र चित्रण सारा पहले ही कर दिया गया था, सारे जितने भी मतलब इसके अध्याय हैं रामायण में। ऐसे ही वेद व्यास जी ने पहली रचना कर दी थी, जिसके बारे में आप हम सभी जानते हैं कि महर्षि पराशर के पुत्र थे और जन्म से ही अपने आप में ज्ञान उनके अंदर था। मतलब ज्ञान रूपी जो उनके नेत्र था पहले से ही खुला हुआ था। ऐसे ही मष्टावक्र के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही वेदों की सारी की सारी जो रचना है, वेद जितने सारा कंठस्थ को ज्ञान हो गया था। मेरा मतलब क्या है कहने का कि ज्ञान रूपी जो नेत्र खुलता है, यह सिर्फ गुरु की कृपा से खुल सकता है। और जब यह खुल जाएगा फिर आप समाज को बहुत कुछ देंगे। जब तक हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ज्ञान रूपी नेत्र खोलने तक, बीइंग इंटेलेक्चुअल, बीइंग शिक्षाविद या शिष्य या शिक्षक या जो कुछ भी हमारा अपना समाज में एक स्थान है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही बनता है, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार समाज में इस प्रकार का हो जो है एक शिक्षावर्ग हो, एक आदर्श हो। क्योंकि समाज में यदि आज के दिन भी किसी को सम्मान दिया जाता है तो सबसे पहले शिक्षक को ही दिया जाता है। मेरे विचार से आप और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, स्कूल में जो विद्यार्थी आते हैं, हो सकता है पेरेंट्स को सुबह उठकर नमस्ते ना करें, आप जहाँ कहीं भी उनको दिखाई देते हो आपको बाकायदा श्रद्धा के साथ नमस्ते प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपसे उनकी अपेक्षाएं हैं, आपके प्रति उनके अंदर श्रद्धा है और इसको बनाए रखना अपनी जिम्मेवारी है। आप शायद पहले भी काफी देर से इंतजार मेरा कर रहे थे और अभी मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे समय दिया और कुछ विचार अपने साझा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे के लिए बुलाना चाहूँगा राजू जी को, जो हमारे सह मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल का, जो आज का विषय है विकसित भारत रामतंत्र आधारित शिक्षा, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए। भाई साहब प्रवीण जी ने कहा कि शिक्षा में रावत, ये प्रस्तुति मुझे नहीं देनी है, हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान सुनील शर्मा जी, वो प्रस्तुति देंगे। इससे पहले मुझे भारतीय शिक्षण मंडल का प्रस्तावना रखना है, वो मैं रख रहा हूँ। आप सभी के साथ थोड़ा सा बदलाव करना है जी।
मंच पर उपस्थित भारतीय शिक्षक मंडल के अखिल भारतीय अधिकारी इंजीनियर सुनील शर्मा जी, आप अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री भारतीय शिक्षक मंडल के, मंच पर उपस्थित डॉक्टर पवन शर्मा जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, मंच पर उपस्थित डॉक्टर राम अवतार लांबा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह विभाग संचालक, और मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सतीश गोला जी, और मंच के समक्ष उपस्थित सभी शिक्षाविदों को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये जो भारतीय शिक्षक मंडल का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे भारतीय शिक्षक मंडल की प्रस्तावना आपके समक्ष रखनी है कि भारतीय शिक्षक मंडल है क्या। भारतीय शिक्षक मंडल की स्थापना रामनवमी के पावन अवसर पर 1969 में की गई थी। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय शिक्षक मंडल की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि शिक्षा में भारतीयता कैसे लाए। हम सबको यह पता है कि हमारा देश 1947 को आजाद हो गया, हमारी शिक्षा व्यवस्था मैकाले की तरह चली आ रही थी, लेकिन हम सभी को यह महसूस हुआ कि एक ऐसा शिक्षा का संगठन बनाए जो शिक्षा में भारतीयता लाए। जैसा कि कार्यक्रम के प्रारंभ में भी यह कहा गया था कि भारतीय शिक्षक मंडल का ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए संपूर्ण शिक्षा की नीति, पाठ्यक्रम तथा प्रविधि में भारतीयता को समाहित करने हेतु अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षक मंडल का ध्येय है। तो ये राष्ट्रीय संगठन है, इसके अंदर हम अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान कैसा करते हैं? अनुसंधान हम इस प्रकार करते हैं जैसे शिक्षा में हम भारतीयता लाएं। इसी तरह से हम प्रबोधन करते हैं, हम बौद्धिक योद्धा तैयार करते हैं। युवाओं के बीच से हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे युवा जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो। हम युवाओं के सेमिनार करते हैं और उनको सेलेक्ट करने के बाद बौद्धिक योद्धा तैयार करते हैं। भारतीय शिक्षण मंडल की 12 गतिविधियां चलाई जाती हैं, जैसे महिला के विकास के लिए महिला गतिविधि, युवाओं के अंदर युवाओं का विकास करने के लिए युवा गतिविधि। इसके अलावा हमारे बहुत सारे गुरुकुल प्रकल्प चलते रहते हैं। तो जो अभी वर्तमान में गुरुकुल चल रहे हैं उनके सहयोग के लिए समसामयिक गुरुकुल चलाने के लिए गुरुकुल गतिविधि भी हम चलाते हैं। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा, जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उसमें किस तरह से हम उनके शिक्षा में भारतीयता ला सकें, उनके अंदर कैसे संस्कार का उत्सर्जन कर सके, कैसे उन बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ सके, इसके लिए हम विद्यालय शिक्षा गतिविधि करते हैं। विश्वविद्यालय में कैसे हमारे युवाओं के अंदर संस्कार हो, उनके सिलेबस में किस तरह से भारतीयता का समावेश हो, इसके लिए विद्यालय शिक्षा गतिविधि हम चलाते हैं। इस तरह से करके हमारे कुल 12 गतिविधियां हैं। भारतीय शिक्षण मंडल की जो पहली इकाई है, जैसे हम बोल सकते हैं कि भारतीय शिक्षण मंडल की रीढ़ की हड्डी है, वो है मंडल। आप सभी को इसका पता होना चाहिए, विषय जो शिक्षा विषय है ये समाज का विषय है। सरकार का तो बात की बात है, ये समाज का विषय है। हम किस तरह की शिक्षा चाहते हैं, इसके लिए हम सभी आपस में बैठकर और विचार और विमर्श करते हैं। मंडल में क्या होता है, 4 से 12 तक की संख्या होती है, उसमें हम किसी भी विषय पर विचार कर सकते हैं। शिक्षा में नवाचार कैसे हो, शिक्षा में इनोवेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्यूजन कैसे हो, इस पर हम विचार करते हैं और उसको राइट अप करते हैं। लिखने के बाद हम सरकार के सामने प्रस्तुत भी करते हैं कि हमारे समाज ने ये चिंतन मंथन किया और इस तरह की शिक्षा हमें चाहिए, वो हम प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है,
उस पर हम लोग 2007 से लगे हुए थे। पूरे भारत में हम जाते थे, अभिमत पत्र दे देते और हम समाज के लोगों से, अभिभावकों से, विद्यालय संचालकों से हम पूछते थे कि आप कैसे शिक्षा नीति चाहते हैं। सभी ने कहा कि हम वो शिक्षा नीति चाहते हैं जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, जो बच्चों के अंदर संस्कार की प्रेरणा भरे, जो बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरे। यही भारतीय शिक्षा मॉडल कार्य करती है। संक्षिप्त में हमने बताने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री श्री सुनील शर्मा जी से हमें आज का जो विषय है शिक्षा में रामत्व, यानी रामत्व आधारित शिक्षा, कि किस तरह से जो हमारे राम के आदर्श थे वो हमें अपनी शिक्षा में उसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं, उसके बारे में हम सभी सुनेंगे। धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता इंजीनियर सुनील शर्मा जी को आज आमंत्रित करता हूं कि वो रामत्व आधारित शिक्षा के विषय पर अपना मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत करें। भारतीय शिक्षा मंडल के 57वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहीद कैप्टन डी.के. खोला इंस्टीट्यूट में आयोजित इस कार्यक्रम में बलचर सिंह आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय लांबा जी, इस संस्थान के निदेशक और कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सतीश खोला जी, शिक्षा मंडल के हरियाणा प्रांत के सह मंत्री आदरणीय श्री राजीव शर्मा जी और मेरे समक्ष उपस्थित आसपास के विद्यालयों महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण और देश का भविष्य और होने वाले शिक्षक बंधु और भगिनी, आप सबके चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं संस्थान को, जिन्होंने इस भारतीय शिक्षा मंडल के स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। रामनवमी के दिन शिक्षा मंडल की स्थापना हुई, आप सबके ध्यान में आ ही गया है। लगभग 1 महीने तक पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो, क्योंकि शिक्षा समाज का विषय है और ये विषय सभी तक जाए, इसलिए 1 दिन के कार्यक्रम को पूरा महीना हमने बनाने का निर्णय लिया और देश भर में लगभग सभी प्रांतों में, सभी जिलों में और सभी प्रमुख संस्थानों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसा राजू जी ने बताया कि शिक्षा मंडल शिक्षा में भारतीयता के लिए प्रयास करता है, कर रहा है। जो अपना ध्येय श्लोक है, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, अन्य सभी कर्म विद्याएं मात्र श्रमदायक है। इससे प्रेरित होकर शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए संगठन प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में जैसे बताया, देश भर से हमने इनपुट्स लिए और बड़े गर्व का विषय भी है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा नीति जब 2020 में आई तो शिक्षा मंडल के द्वारा दिए गए लगभग 60% से ज़्यादा सुझावों ने स्वीकार किया। इसमें पहले HRD मिनिस्ट्री होती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका शिक्षा मंत्रालय नाम तब्दील किया गया और एक शिक्षा मंडल ने बताया कि जैसे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, ऐसे शिक्षा आयोग की भी स्थापना की और सभी भारतीय भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए। तो भी पूरे विश्व भारत की जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में सभी पुस्तकें UG PG की लिखी जा रही है और हरियाणा में छात्र चाहे किसी भी प्रदेश का हो, चाहे तमिलनाडु का हो या सिक्किम का हो, उसको उसकी भाषा में पुस्तकें मिले और ऐसे ही तमिलनाडु में या कर्नाटक में हिंदी भाषी छात्र हैं तो उसको हिंदी की पुस्तकें मिलनी चाहिए। तो ऐसा बड़ा काम शिक्षा मंडल के माध्यम से देश भर में ऐसा होने जा रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पर तो शिक्षा मंडल के द्वारा जो शिक्षा नीति है लागू की जा रही है, पर इसको लागू करने में समाज का भी एक सहयोग है, क्योंकि बिना समाज के ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है और जब तक हमारे शिक्षक बंधु इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मन से नहीं चाहेंगे, तब तक शिक्षा नीति आगे लागू हो नहीं सकती। आप ध्यान में दीजिए, दहेज को रोकने की जो एक दहेज नीति है बहुत वर्षों पहले आ चुकी है और अब देखेंगे आज ना दहेज लेना रुका है ना देना रुका है, क्योंकि नीति बनाने से कार्य नहीं होता है, जब समाज उठ खड़ा होता है तभी ये कार्य होता है। तो शिक्षा नीति बनाने के बाद में इम्प्लीमेंट भी हो रही है और समाज के सभी लोग और खासतौर से शिक्षक वर्ग भी अगर इसको चाहेगा तभी शिक्षा नीति पूर्णतः लागू हो सकती है। शिक्षा नीति में विशेष ये है कि जो हमारा आज का छात्र है, आज का बालक है,
उसका विकास और डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, कैसे कौशल आधारित शिक्षा वो ले सकते हैं। इस सब के लिए अगर हम थोड़ा ध्यान में जाएं, जो राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी 24 में हुई, लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने बलिदान किए, तब जाकर राम मंदिर की स्थापना हुई। भारत में राम मंदिर की कमी नहीं है, हर गली में हर मोहल्ले में राम मंदिर। लेकिन ऐसा क्या था कि केवल अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर बने? वो हमारा आस्था का केंद्र क्यों था? ये सब प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ऐसे हमारे भगवान राम में क्या था। अयोध्या में तो कहते हैं ना, बातचीत में भी राम राम करते हैं और मन के अंदर भी राम है, श्वास को भी राम बोलते हैं। तो राम हमारे इतने अंदर आए हुए हैं। तो ऐसे राम जो इतने वर्षों से हमारे पूजनीय हैं, अगर उस राम प्रभु की जो शिक्षा है, जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा ली, उस शिक्षा का अगर हम अध्ययन करें थोड़ा सा, तो ध्यान में आएगा कि वैसी शिक्षा अगर आज हो जाती है तो किस प्रकार से हमारे बच्चे भी राम के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। शिक्षा के 4 महत्वपूर्ण पायदान हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। श्रेष्ठ शिक्षा वह है जो अच्छा बनाए, किसी व्यक्ति को अच्छा बनाएगी तो शिक्षा अच्छी मानी जा सकती है। और अच्छे को बलवान बनाए, और बलवान को निपुण बनाए, और निपुण बनाने के साथ साथ उसको विद्वान बनाए। तो चारों आयाम शिक्षा में किस प्रकार से दे सकते हैं, ये प्रभु राम के चरित्र को देखते हुए थोड़ी सी यात्रा उनकी लेके चलते हैं, किस प्रकार से चलती है। तो ऐसे प्रभु राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया तो उस समय कहते हैं इसमें देश में हमारे इतिहास में जो काग और कवि भी कथाएं किया करते थे, तो उस समय काग भूषंडी जी भगवान शंकर जी के साथ जाके अयोध्या के मंदिर में जाके बैठते हैं और देखते हैं कि प्रभु राम कैसे अपने महल के अंदर किलकारे करते हुए चल रहे हैं, घुटनों में चल रहे हैं, उनकी माताएं कैसे उनके आसपास बैठी हुई हैं, कैसे उनको देख रही हैं आगे बढ़ते हुए, बड़ा होते। तो उसको हम जोड़े आज की हमारी प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा में बच्चा रहता है, अपने आप सभी कार्य करता है। उसकी आवश्यकता क्या है? जब उसको भूख लगती है तो माता की तरफ देखता है, और माता का काम केवल उसकी शुद्धता को समाप्त करना, उसकी भूख को मिटाना, और फिर बच्चा अपने काम में लग जाता है। आसपास की चीज़ों को सीखता है, समझता है, देखता है। उसके मस्तिष्क का विकास एक स्वच्छंद वातावरण में होता है, कोई प्रेशर नहीं किसी तरह का। तो ये आज की जो आंगनबाड़ी है उसका एक प्रकल्प के रूप में हम देख सकते हैं। तो कैसे राम जी की प्राथमिक शिक्षा हुई, ये हमको ध्यान में किया। प्री प्राइमरी शिक्षा भी बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई। तो शिक्षा में रामत्व का जो पहला चरण है वो यही है कि प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से हम बच्चे की कर सकते हैं। उसके बाद की जो शिक्षा है, उस समय स्कूल तो होते नहीं थे। अगली जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल में होती है। गुरुकुल में जब जाते हैं तो रामायण में जो कुछ श्लोक भी आए हैं तो उनके भी साथ साथ में उच्चारण करके बताऊंगा, क्योंकि सारा ये वहीं से विषय आया हुआ है। उसमें रामायण में बताया कि गुरु ग्रह गए पढ़ल रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वह गुरु को सम्मान दिया, गुरुकुल की दिनचर्या का पालन किया, प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से ली जाती है उसको पूरा ध्यान दिया, उसके विषय क्या क्या है, इस सब राम वर्णन हमको राम की प्राथमिक शिक्षा में मिल सकता है। अपने पढ़ने का तरीका जो क्या है वो हमने जैसे देखा महल में अपने माता के साथ में रहे, माता के संसर्ग में अच्छे बच्चे बने, उनके संस्कार अच्छे आए। और उसके बाद में गुरुकुल में गए तो गुरु ने उनकी जो संस्कार थे उनको आगे डेवलप करके उनको और बढ़ाया, उनको अच्छा किया। तो कहते हैं गुरु के चरणों में ध्यान लगाने से, जैसे श्रद्धा की बातचीत की डॉक्टर साहब ने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा हमारे अंदर है तभी अपने को ज्ञान आ सकता है। गुरु के चरणों में ध्यान रखेंगे तभी अपने आप को जो गुरु के बाद जो भी गुण है सब आपको दे सकता है। आज के समय में अगर मोबाइल में ध्यान लगाएंगे तो शिक्षा और निपुणता और ज्ञान नहीं आ सकती है। तो गुरु के चरणों में अगर हम ध्यान लगाएंगे तभी हमारे पास में वो सारी शिक्षा आ सकती है। तो अच्छा बनने के साथ साथ बलवान बनना। बलवान खेल कूद के बनते हैं। उस समय क्या खेल कूद था, उनके पास में धनुष था और बाण था। धनुष बाण चलाते चलाते सारे भाइयों के साथ में रहे और 10 वर्षों की आयु तक सब लोग गुरुकुल में रहे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद में उन्होंने जो शिक्षा जो थी सारी उन्होंने ध्यान दी, श्रेष्ठ बने, बलवान बने, इससे आगे बढ़े। गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हुए सारे वेद पुराणों का उनको ज्ञान होता हुआ और उनकी शिक्षा आगे बढ़ती चली गई। गुरुकुल की शिक्षा का अध्ययन अगर किसी ने किया हो तो वहाँ पे कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है। चौथी कक्षा का विद्यार्थी अगर चौथी कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ा दे तो उत्तीर्ण हो जाए, 5वीं में चला जाएगा। ऐसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी अगर 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ा दे अपने साथी को तो वो उत्तीर्ण मान लिया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को लेते लेते आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें श्लोक आया था कि आप कहें ही अनुज ही समझाए। खुद भी सीखा और अपने साथी को, अपने भाई को भी इन्होंने पढ़ाया। तो इसके बाद आगे गुरुकुल में आगे ग्रेडिंग बढ़ती जाती है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करना, जिसको कौशल आधारित शिक्षा बोलते हैं, वो भगवान राम जी के जीवन को पढ़े। जब वो वन में गए तो कैसे उन्होंने नौका चला के अपना जब नदियों को पार किया, अपनी झोंपड़ी उन्होंने बनाई, अपना जो भी खाना बनाने वाला काम खुद किया, कैसे उन्होंने पेड़ों से कंद मूल फल सब तोड़े, अपनी रक्षा की। तो इस तरह की सारी जो कौशल शिक्षाएं थी वो इसी प्रकार की जो सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से आ सकती हैं, जो कि गुरुकुल में उनके साथ में सारी चीजें हैं। इसके बाद में जब वापस आते हैं तो आजकल जो होती है एजुकेशन प्रोजेक्ट लर्निंग शिक्षा, तो गुरु विश्वामित्र जी आए उनके महल में, राजा से बातचीत करके चारों भाइयों को लेकर जाते हैं। तो वहां से उनकी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, परियोजना रूपक शिक्षा उन्होंने आरंभ की। तो गुरु विश्वामित्र के द्वारा आगे जाते हैं, राम लक्ष्मण के साथ उन्होंने कैसे ऋषियों के जो यज्ञ थे वहाँ पे राक्षस आते थे, उनसे कैसे उनका बचाव किया, उनकी डेवलपमेंट करते करते समाज में क्या क्या कुरीतियाँ थी, क्या क्या समस्याएं थी, उन सबका उन्होंने उनको पहले बताया, कैसे उनको सोल्यूशन निकालना, समाज से जानना, राष्ट्र की सुरक्षा में क्या गड़बड़ है, अंदर से क्या खतरे हो सकते हैं, बाहर से क्या खतरे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रभु राम जी को विश्वामित्र जी ने पूरा सिखाया। और उनकी परीक्षा में लिखते गए जो विद्याएं विश्वामित्र जी के पास में थी, लगभग सभी विद्याएं उन्होंने राम लक्ष्मण और सभी भाइयों को सारी दी थी। क्योंकि जो तप के माध्यम से, शोध के माध्यम से गुरु जो सीखता है वो अपने सर्वोत्तम शिक्षा को जरूर देता है। हम जैसे सब शिक्षक हैं, हम समझते भी हैं जो बच्चा होनहार होता है, उनमें ज़्यादा विश्वास करता है, उनको सिखाने में गुरु एक सेकंड भी नहीं लगाता है। पूरे वर्षों की डिग्री जो उसने प्राप्त की होती है, जो भी विद्या जो भी ज्ञान होता है, तुरंत अपने शिष्य को देने लगाते हैं। तो आचार्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, सभी वो ज्ञान पात्र विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी पात्रता जिसके पास में है, उसको वो सारे दे सकते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के 2-3 चरण हमारे पूरे हुए। माताओं ने और गुरुओं ने मिलकर बच्चों को अच्छा बनाया, बलवान बनाया, और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से वो निपुण भी बने, और जो उच्च शिक्षा मिली उसमें वो लोग विद्वान भी बन गए। तो शिक्षा का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो प्रभु श्री राम जी को नहीं मिल पाया, नहीं सुपरिचित कराया हो। तो शिक्षा का चरण था। इन चारों चरण के बाद में शुरू होता है अनुसंधान। गुरु जी ने, प्रभु राम जी ने देखा कि समाज में क्या विसंगतियाँ हैं, क्या उनका समाज है। क्योंकि शोध में क्या होता है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पहले से ढूंढनी होती है, क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसका सोल्यूशन निकालना, ये रिसर्च है। तो ऐसे प्रभु राम जी की यात्रा शुरू हुई। तो उनकी जो पीएचडी हुई, वो समझो जनकपुर की जो यात्रा की उन्होंने, वो उनकी पीएचडी है। उस मार्ग में गंगा जी के किनारे बैठ के उन्होंने सब देखा, समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनका समाधान होना चाहिए। रास्ते में माता अहिल्याबाई का आश्रम आया, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से समाज की विसंगतियों के कारण इतनी बड़ी देवी को एक मूर्ति के रूप में बदल दिया गया। तो उन्होंने गुरु जी के आदेश के द्वारा अहिल्या जी का उद्धार किया। ये उनका एक शोक समस्या का सोल्यूशन हुआ। समाज ने उनको बाहर निकाला था, उन्होंने सम्मान दिया, उनको आगे लेके चले गए। अब ये उनकी पीएचडी पूरी हुई, इसको गाइड आते हैं पीएचडी चेक करने के लिए। तो राजा जनक उनके गाइड बने, देखने के लिए कि क्या राम जी ने शिक्षा की। तो राजा जनक जी थे और परशुराम जी थे, उन दोनों ने मिलकर राम जी की परीक्षा ली। तो जैसे वाइवा होता है, तो ऐसे परशुराम जी और जनक जी ने उनका वाइवा लिया। और परशुराम जी और राम जी के बीच में संवाद है, वो एक तरीके से वाइवा का पूर्ण रूप कह सकते हैं। परशुराम मतलब वो भी राम का ही रूप थे। तो राम और राम के बीच का जो संवाद है, वो एक वाइवा था। तो धनुष बाण चलवाकर शिक्षा दी विश्वामित्र जी ने, और अपनी विद्या पे अपना हमें गर्व है, घमंड है कितना है, तो वे धनुष तुड़वाकर परीक्षा ली राजा जनक जी ने। क्योंकि जो हम सीखते हैं उसमें बड़ा अभिमान करते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, लेकिन छोड़ना हो तो कैसे छोड़ सकते हैं, धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। कि राजा जनक ने परीक्षा ली राजा राम की, धनुष से उनका मोह नहीं है, ये उन्होंने तुरंत दिखा दिया। और आपने सीख तो लिया, तोड़ भी दिया, लेकिन धनुष चलाना भी आता है कि आपको, ये शिक्षा दी थी उनकी परशुराम जी ने। तो उनका संवाद हुआ था, बीच में लक्ष्मण जी भी आते थे, क्योंकि ज़्यादा प्रसिद्ध है लक्ष्मण और परशुराम जी का समाज ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लक्ष्मण जी लोग केवल बीच बीच में आते थे, जैसे वायु में 3-4 लोग बैठे होते हैं, एक कोई प्रश्न कर लेते हैं। तो मेन जो संवाद था वो प्रभु राम और परशुराम जी के बीच में था। तो राम जी के सभी उत्तरों से प्रसन्न हुए परशुराम जी। उसमें एक श्लोक आता है, नाथ संबुधनु भंजनी हारा, वो ही केवु दास तुम्हारा। प्रश्न इतने कठोर है जैसे प्रभु राम को उकसा रहे हो। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा।
परशुराम जी कहते हैं कि राम तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध करके मुझे संतोष प्रदान करो, अन्यथा राम कहलाना छोड़ दो। इतना कठोर, इतना उकसाने वाला, देखने वाले को लगता था, सभी सभा को लगता था अभी राम को क्रोध आएगा और राम युद्ध करने के लिए उठ खड़े होंगे, परंतु राम को क्रोध नहीं आता है। उनका उत्तर सुन के राम जी परशुराम संतुष्ट हुए और ये सोच के हाँ भाई अभी उन्होंने पूरा पास कर लिया है, उनको पीएचडी दी जा सकती है। राम जी कहते हैं विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई, अर्थात जो आपसे डरता है वह सबसे अभय हो जाता है। सुनो मृदु गुण वचन रघुपति के, उभरे पलक परशु धरिए। तो ये उस गाइड का संतुष्ट हो रहे हैं जो वाइवा लेने आए हैं, और जो वाक्य उन्होंने प्रयोग किया वो पीएचडी अवार्ड करने जैसा है। जयती वचन रचना अति नागर, कि आपकी पीएचडी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, आपकी जय हो। अनुचित बहुत कहियो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर बहु भ्राता। वाइवा के चक्कर में मैंने आपसे बहुत सी बातें कह दी हैं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यह कहकर परशुराम जी चले आते हैं। तो ये भी राम की शिक्षा का चरण पूरा होता है, यहाँ पे उनको पीएचडी मिल जाती है। पर यहाँ पर भी शिक्षा एक पूर्ण नहीं हुई, जो सीख लिया उसका आंतरिक अवलोकन क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अब तक जो शिक्षा ली थी कैसे उन्होंने उसको आगे जाके दी, वो अयोध्या में जब वो पहुँचते हैं तो अयोध्या के अंदर जो फिर माता कैकेयी और मंथरा जी ने पूरा प्लानिंग करके रचा, कैसे पूरे अयोध्या को युद्ध के उसमें झोंक दिया उन्होंने अपने बातों से। जो अयोध्या का मतलब ये होता है जहाँ पे युद्ध ना हुआ हो, इतनी शांति से सब लोग रहते थे। पर जो दो वर उन्होंने माता कैकेयी ने मांगे, राग और द्वेष के कारण, राग किया भरत के कारण, जो राग और द्वेष हमेशा इकट्ठे आते हैं, अकेले नहीं हो सकते। राग अपने पुत्र के प्रति था कि मेरे पुत्र भरत को 14 वर्ष का 14 मेरे पुत्र भरत को आप राजपाट दे दीजिएगा और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दीजिएगा, ये उनका द्वेष था। तो दोनों चीजें इकट्ठी, तो पूरा अयोध्या इसमें पूरा झुलस गया। पूरे महल में बातचीत हर तरह की होती रही, माताएं भी परेशान थी, बल्कि कौशल्या माता तो इसमें थी कि राम को कल उनका राजतिलक होने वाला, बड़ी प्रसन्न थी कि बेटा आप आओ भोजन कर लीजिए, कल के बाद तो आपको बहुत काम मिलने वाले, आपको समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन राम जी को सूचना मिल चुकी थी, तो किस प्रकार से नेगेटिव से नेगेटिव समाचार को भी कैसे पॉजिटिव लेना। उन्होंने बताया कि माता, पहली बात तो ये कि जिस पुत्र को ये अवसर मिलता है कि अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने का जो अवसर हर एक को नहीं मिलता है, तो जो पिताजी ने कहा, छोटा सा उन्होंने काम बताया है वो मैं करके आता हूँ। और राजपाट पहले मुझे केवल वो अयोध्या का दे रहे थे, छोटा सा था, अब तो पूरे विश्व का राजपाट उन्होंने मुझे दे दिया। इतना पूरा वनों में को जाना है तो मैं जंगल जाके पूरा राज ही करूँगा, तो इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका ये समझो पीएचडी के बाद में डिलीट शुरू हो गई। तो डिलीट करने के लिए अपना प्रभु श्री राम वन में गमन करते हैं और बताते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण आप यहीं पे रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, प्रजा की सेवा कीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने, हम सब जानते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी के साथ में रामचंद्र जी वन को जाते हैं, लेकिन जाते समय जो वहाँ की प्रजा को सबको बता के जाते हैं कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जे ही ते रहे बाल सुहारी। वह प्रत्येक प्रकार से मेरा एक ऋषि है जो राजा को प्रसन्न करता है, अपनी सारी योग्यता लगा देता है। मतलब सभी समाज के लोगों ने आह्वान किया कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर गुण है, आप सब राज्य को सुरक्षा में लगा दीजिएगा और इस राज्य में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट ना हो, हर व्यक्ति को अपना ये बेस्ट देना चाहिए। तो शिक्षा में रामात्मा की बात ये कि हर बच्चे को अपने जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि माता पिता को कैसे संतुष्ट करना चाहिए, जो भी उनके अंदर बेस्ट क्वालिफिकेशन है, जो भी बेस्ट गुण है उसको देश के विकास में किस प्रकार से लगा सकते हैं, जिसे विकसित भारत की संकल्पना हम सब पूर्ण कर सकते हैं। ये अपना सर्वांगीण विकास करते हुए देश को उसमें आगे बढ़ाना है। तो अपने व्यक्तित्व का विकास करते जाना, देश के लिए अपना इनपुट डालते जाना। तो ये धीरे धीरे राम की डिलीट शुरू होती है और राम वनवास के लिए चलते हैं और एक एक व्यक्ति को राष्ट्र हित के लिए समर्पित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और बिना एक भी उपदेश दिए उन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने करने से ही, उनको देखते हुए उनके आचरण से लोगों ने सीखा, समझा और उन्हें परिवर्तन आया। सबसे पहला परिवर्तन आया राजा भरत के अंदर। जब भरत आते हैं उनको पता लगता है कि भाई मेरे बड़े भाई ने ऐसे ऐसे किया है, राजपाट छोड़ के वो लोग चले गए, तो बिल्कुल उनका अनुसरण करते हुए राजा भरत ने भी राजपाट को छोड़ दिया और उनको सीधा बुलाने के लिए पीछे पीछे चले जाते हैं और ये बताते हैं कि राम और लक्ष्मण और भरत सभी एक जैसे थे, सभी दिखने में एक से थे। तो लोग देख रहे थे रास्ते में वन में कि अभी भी राम लक्ष्मण जी जैसे दो जने गए हैं, अभी तो गए थे, दोबारा से एक और कौन जा रहे, तो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। पर
उस समय का जो ज्ञान इतना श्रेष्ठ था, एक बिल्कुल सिंपल सी महिला ने देखा, नहीं ये अलग अलग ही है। जो पहले वाले जा रहे थे उनके चेहरे पे शांत भाव था और इनके चेहरे पे विषाद है। वो प्रसन्नतापूर्वक जा रहे थे और ये अपने भाई के गम में, उनके दुख में होते जा रहे हैं। तो चेहरा, चाल, ढाल सब एक समान होते हुए भी चेहरे के विचार से उसको संभाल लेना कि कौन बच्चा कैसा है, तो ये एक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ध्यान होना चाहिए। तो जैसे भरत जी बने, उनका अनुसरण शत्रुघ्न जी ने भी किया और धीरे धीरे समाज के सभी लोगों ने अपने राजा राम का अनुसरण करते करते एक बहुत जल्दी कुछ ही समय के अंदर अयोध्या को एक आदर्श स्थिति तक लेकर आ गए। और शिक्षा जो राम ने ग्रहण की, अपने आचरण से पहले भाइयों में आई, प्रजा में आई, फिर नीचे तक वो शिक्षा आगे चलेगी। और जैसे एक व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, तो समाज भी उस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के समय के अंदर भी उस शिक्षा को अगर हम लेंगे, तो शिक्षा में रामत्व को अगर अपने पास में लेकर आएंगे, तो हमारा राष्ट्र भी बिल्कुल आगे जाके बढ़ सकता है। तो जैसे राम जी ने शुरू किया, आगे जाके उन्होंने हमारे जो स्वभाव, आंतरिक हमारा इंटरनल जो सिस्टम होता है, उसको देखा कि देश के अंदर अपने को किन चीज़ों से खतरा है, पहले उन समस्याओं को दूर करें। फिर थोड़ा और आगे जाके उन्होंने आसपास के लोगों को, जैसे रीछ थे, भालू थे, बंदर थे, उन सबको गाइड करते हुए, बताते हुए कैसे अपने देश के विकास में, अपने लक्ष्य में कैसे साथ लेके चलना। तो ये अपने को राष्ट्र के जो अड़ोसी पड़ोसी को देख के अपने लक्ष्य में लागू करना चाहिए। और सीमा पार से, विदेशों से कैसे खतरे आ सकते हैं, उनको खतरों को कैसे पार करना, लंका में रावण जैसे आतंकवादियों को मारने के लिए क्या तैयारी करनी, सभी को उन्होंने युद्ध का सिखाया, अभ्यास करवाया। समुद्र के ऊपर उन्होंने अपने कौशल से सीखे हुए से पुल बनाया, पूरे काम करके सब लेके आए, आप सबके ध्यान में है, पीछे छुपा नहीं है। कैसे उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से, अपने कौशल से अपने लक्ष्य को पूरा किया। रावण को उन्होंने हरा करके अपने सीता माता को वापस लेके आए। आने के बाद भी वो रुके नहीं, उसके बाद भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया कि किस प्रकार से शांति चाहते तो बनी रहे। जो हमारा देश का मूल मंत्र है, हम शांति चाहते हैं, ये सभी लोगों के अंदर ये चीज़ आ जाए। और इसलिए सभी देशों में उन्होंने उस समय का ये अश्वमेध यज्ञ किया। आज की डेट में वो फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, जो हम मानते हैं, जानते हैं, वो सब करना चाहिए, ये उस समय किया। तो ये जो चीज़ें उन्होंने राम ने की, अब दोबारा मैं लेके चलता हूँ, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो क्यों गई है कि पूरा ध्यान उसी तरफ जाए हमारा, कि क्यों प्रभु राम को आज भी हम इतना पूजते हैं, आज भी इतना जानते और मानते हैं। उन्होंने अपने शिक्षा से, अपने कौशल से, जिस प्रकार से उस समय में अपने देश को, अयोध्या को, पूरे भारत में आसपास के देशों में बनाया, उसी प्रकार आज भी हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है, शिक्षा संस्थानों का ये दायित्व बनता है, हम शिक्षा में उस रामत्व को लेकर आए। हम सीखे अपने इतिहास से, हम सीखे अपने पूर्वजों से, सीखे अपने भगवान से, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उन्होंने शिक्षा से अपने माता पिता की सेवा की, उनको माना, अपने गुरुओं का सम्मान किया, अपनी प्रजा को आगे बढ़ाया और कैसे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाया। ऐसे आज चूंकि भारत विश्व के अंदर सबसे युवा देश है, तो अपने युवाओं के प्रति ही सारा हमारा ध्यान रहना चाहिए। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी शिक्षकों की बनती है, जैसे पता है पीढ़ी के बच्चे भी आगे जाके ये शिक्षक बनने वाले हैं, तो हम सबका ही एक पूरा ये जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व है कि हम आज के शिक्षाओं को, आज के छात्रों को ऐसी शिक्षा दें, शिक्षा में ऐसे रामत्व को लेकर आए कि उस शिक्षा से मेरे बच्चे कैसे आज को जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और विकसित भारत है, उसको पूर्ण करें और अपने देश को जल्दी से जल्दी विश्व गुरु भारत बनाने के रास्ते पर लेके जाए। तो आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर रामताल रामा जी, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक रेवाड़ी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह विभाग संचालक। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा जी, वक्ता के नाते से शिक्षण मंडल के सहमंत्री अपने सुनील जी, उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए शिक्षा संस्थाओं के संचालक, विद्यार्थी भाइयों और बहनों, वैसे आपके सामने जो आपकी परीक्षा देते हैं उनका भी विषय आ गया है। आज का जो विषय था रामत्व का, वो भी आया है। और भारतीय शिक्षण मंडल की जो भी प्रस्ताव
प्रस्तावना थी उसके बारे में मोटी मोटी दो बातें उस में आई। जैसा मेरे बारे में कहा गया कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये विभाग है, विभाग विभाग, उसका सहभाग संचालक। जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए बताया गया, कहा गया, तो मैंने भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता से तो इसकी जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मेरा कोई सीधा वास्ता इस नाते से विद्यार्थियों को पढ़ाने का भी नहीं रहा और इस नाते से रहा नहीं। उसका कारण ये है कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, तो उसमें भी सदा ही रिसर्च फील्ड में रहा, उसमें पढ़ाने का कोई अवसर आता नहीं, टीचिंग आता एक अलग अपना स्ट्रीम ही अलग है, अंत स्ट्रीम है उनमें से। लेकिन एक बात मुझे उस सारे में से जो उन्होंने मुझे बताई है, भारतीयता का समावेश शिक्षा में, ये बार बार ये सब यहाँ भी आया है और कुल मिलाकर ये राम जी के बारे में राम का समावेश वो भी खुशी और इंगित करता है। विषय ये है कि इसका समावेश हो कैसे। हम सब बार बार पढ़ते रहते हैं, सभी चाहते हैं शिक्षा में नैतिकता कार्य वगैरह सब हो, ऐसा हो, भारतीयता का हो, गुणों का विकास हो, और खूब चर्चा होती है, खूब शब्दों में हर जगह कोई भी चूक से उसमें खूब है। अब ये जो इसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में बहुत गहराई से शिक्षण मंडल अपने अपने स्तर पर वो कोशिश करता है और कुल मिलाकर ये सारा भारतीयकरण उद्योग जिसको कहा जाए उसी का हिस्सा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाते से भी उसका एक हिस्सा है। नाम तो आप सब जानते ही हैं। अब इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना चल रही है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शुरुआत हुई, इसलिए इस स्थापना के संदर्भ को थोड़ा सा जोड़ते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। सारे देश में चर्चा है, इसमें 7 तरह के कार्यक्रम इस नाते से तय हुए थे। 4 होली हैं, 3 रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी किसी कार्यक्रम में हो सकता है वास्ता आया हो कि उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें सामाजिक सद्भाव बैठते हैं और सक्रिय युवा सम्मेलन है। इसके बाद में जो है एक कार्यक्रम होगा। अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय है और उसकी स्थापना का विषय 1 लाख के करीब स्थानों पर काम है। 1925 में शुरुआत हुई, डॉक्टर केशवराव भेदरेवाल ने इसकी शुरुआत की। ये तो ठीक है। अब जो शिक्षण मंडल का विषय है, जानते हैं कि शिक्षण मंडल भी एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भारतीयता से प्रेरणा देते हुए उसके द्वारा ही संचालित यानी उसकी प्रेरणा से चलने वाला एक स्वायत्त संगठन है जिसने अपना एक फील्ड उस नाते से चुना। ऐसे 25 संगठन जो है जिस तरह से देश में चलते हैं, सभी के नाम आप जानते भी नहीं होंगे। ऐसे 35 संगठन अलग अलग तरह से विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ और कभी किसान संघ, मजदूर संघ, विकास परिषद और अधिवक्ता परिषद वगैरह कितने सभी में किसी न किसी रूप में ये भारतीयता का विषय एक ना एक अंश के रूप में, उसके इंटरनल मैसेज के रूप में ये होता है और शिक्षण मंडल उसको विस्तृत रूप से उसी अवधारणा को लेते हुए उस नाते से जो है वो कार्य जो है वो सारा उससे कर रहा है। उसमें से मुझे ध्यान है एक बात पक्का है, जब भारतीयता का बाकी जब हम कभी भी किसी भी संस्था में जाते हैं 3-4 बातें सब पहले लिखी होती हैं कि साविद्याय विरुद्ध शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए,
उपभोक्ता को जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, और बाकी भी देशी लोग कोई भी महापुरुष हुए उनके भी बहुत रहते हैं। अब शिक्षण मंडल के कार्यक्रमों में उसकी गतिविधियों में भाग लेने के बाद वास्तव में ये जो ध्येयवाक्य है, ये जो बातें लिखी रहती है, ये शब्द नहीं रहती, क्योंकि इनके विस्तार में ही जो है चीजें चलती हैं, और वही उस नाते से कोई भी चीज तो वहां लिखी रहती है, जब उसका विस्तार होगा तो ये भारतीयता का जो विचारोपण है ये उस विस्तार में है। सब तो हम सब सुनते ही रहे हैं, सब पढ़ते हैं, रोज ही देखते हैं संस्थाओं में, लेकिन इसलिए इसकी बारीकी में जाने का जो ये अवसर ये हम सबको भी मिला है। जब इतनी सारी बातें आती है तो जो कुछ भी लिखा रहता है उसकी गहराई में जाकर वो सारा हमें सामने आता है। दूसरा भी है कि शिक्षा का एक पर उल्लेख किया कि किस तरह से पढ़ाएं। अब वो क्लासेज की अगर अटेंडेंस की बड़े बड़े संस्थानों की भी कहेंगे, प्राइवेट स्कूलों के लिए छोड़ दीजिए, बाकी जो है उनकी प्रतिशत का जो आप देखते हैं उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाने का जो सिस्टम है, और ये आजकल की पहल को कहीं ना कहीं कोई देखिए बहुत कम प्रतिशत में बाहर कॉलेज में गया, उसमें 1100 की स्ट्रेंथ वो भी 50-60 विद्यार्थी वहाँ बैठे थे, उनमें से केवल 2 लड़के थे, बाकी सब लड़कियाँ ही थी। मैं तो वैसे ही पूछा। अब ये प्रेजेंस का जो विषय है, ये कैसे ये भी शिक्षण मंडल जो है अगर शिक्षा में है उसकी गहराई से चीजें गुरु शिष्य वगैरह परंपरा वो भी किस तरह से क्या किया जाए, तो ये अपने आप में एक विषय उस नाते से बनता है। अभी जो शताब्दी वर्ष में 5 बातें सभी ने समाज के लिए की है। संगठन कह रहा हूँ तो ये व्यवस्था के लिए है, संगठन की एक रचना है, उसके बारे में नहीं जाऊंगा। 6 गतिविधियां हैं, 6 गतिविधियां हैं उसकी, उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें से 3 गतिविधियों को हमने करते हुए इस सारे में समाज के लिए काम किया है। ये सब संगठन नया व्यवस्था के लिए लगेंगे, संगठन संघ अपने हिसाब से काम करेगा, बाकी सब करेगा, लेकिन पंच परिवर्तन के नाम से समाज का काम है सीधा। उसकी गतिविधियों में भी 3 आती है, बाकी 2 अलग भी। आप उसमें से पर्यावरण का एक विषय है, सभी पर्यावरण के बारे में चिंतित तो सभी हैं, तो हर चीज को हाथ लगाने से हवा के बारे में, पानी के बारे में, विभोजन के बारे में सब चिंतित है। तो पर्यावरण का एक विषय, इसमें कैसे जो हम अपना योगदान कर सकते हैं, इसमें ठीक रहिए हैं। सामाजिक समरसता है, समाज में विषमता है, कई तरह की बातें हम पढ़ते रहते हैं, और कई बार हमें दुखदायी घटनाएं की आती है समाज के बारे में। उसके बारे में है, कुटुंब प्रबोधन के बारे में है कि परिवारों की स्थिति जो है आजकल जैसे समाज में चल रहा है, किस किस तरह की बुजुर्गों की अलग समस्याएं, नौजवानों की अलग, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, शादियों की बहुत तरह की। तो ये अपने आप में एक विषय है परिवर्तन का। लेकिन इस विषय से जो जुड़ता हुआ विषय है, एक विषय उसमें से है स्वयं कि जब तक हमें अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में उसका बोध नहीं और उसका स्वाभिमान नहीं, ये आधार है किसी भी बदलाव का। और अगर इसके आज के वातावरण में देखें तो आज तक तो देश का बहुत स्वाभिमान है। अगर थोड़ा सा इससे पहले के जाएंगे तो अपने देश में कुल मिलाकर अपने देश के ही बुद्धिजीवी वो अपने देश को ही नीचा दिखाने में और एक तरह से गाड़ी जैसा भी करने में, बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि देश में अपने बारे में कोई इस तरह का वो नहीं था। अपनी परंपरा में, इतिहास के बारे में, अपने विज्ञान के बारे में सहज में ही अगर देखेंगे तो अपने अगर पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा जो बात छोड़ के शासन छोड़ दीजिए, अंग्रेजों का शासन छोड़ दीजिए, उसके कारण आजकल
अभी उल्लेख नहीं आया, नहीं तो 1835 का उल्लेख तो जो है मैकाले का हर जगह आता ही है। फिर उसके बाद का ये जो इतना काल है उसके बारे में कि क्या क्या ऐसे हो गया है, नहीं तो उससे पीछे जाइए ना, थोड़ा सा देखें तो देश के स्वाभिमान के विषय के बारे में जब आएगा तो ये स्वयं का बोध देश में जागृत होना हर चीज के बारे में। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसमें पांचवा जो परिवर्तन के नाते से था कि कर्तव्य बोध चाहिए, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस चाहिए। अगर वो कर्तव्य बोध से नहीं होता है, अभी आसक्ति के बारे में आया है कि जो है आसक्ति रहित जो है कर्तव्य भगवान राम के उनके चरित्र के बारे में आया है, तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे जो है इस बात से जुड़ता है कि कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन समाज के स्तर पर जब होगा तो कहीं भी देखिए छोटी चीजें हैं, कर्तव्यों के नाते से काम क्या करना क्या नहीं करना, इतना ही हम अगर सोचने लगते हैं हर समय हर जगह दिखाई देता है। जहाँ भी हम कर रहे हैं कि ये ठीक है कि गलत है, समाज को अगर राष्ट्र को संदर्भ लेकर करते हैं, उसको ध्यान में लेकर करते हैं, तब ये सारी चीजें अपने आप स्वयं बोध के साथ जुड़ती है। और ये जो भारतीयकरण उद्योग एक तरह का जिसको कहा जाए इतने बड़े व्यापक स्तर पर है, जिसका रूप से जो शिक्षण मंडल जो करता है उस सारे में से इसका जो है विषय निकलता है। इसको आज वो समय नहीं है। एक चीज जरूर देखी कि अपने देश में अपने देश के स्वाभिमान के बारे में दुनिया में और उसके बारे में शुरुआत के नाते से देखेंगे तो ये स्वामी विवेकानंद के 1893 के भाषण से शुरू होता है। कोई खास बात तो नहीं कहती उन्होंने, वो केवल बस वो भाइयों और बहनों शब्दावली से बात शुरू की और यूरोप के लिए कितना बड़ा विषय हो गया और उसके कारण एक सामान्य सा भारत का सन्यासी और वो सारे यूरोप में कितना लोकप्रिय हो गया और वहाँ सब जगह उनके लेक्चर वगैरह गए हैं। इसलिए अपनी संस्कृति का, अपने देश के स्वाभिमान का जो ये लेवल है उससे जो शुरू हुआ है, इसको गति देने का जो काम है वो बाकी सब जगह से सब जगह चल रहा है। शिक्षण मंडल अपने ढंग से कर रहा है, बाकी संस्थाएं अपने ढंग से चल रही हैं। ऐसे इस समय के उसमें आगे के लिए भी समाज में बदलाव के लिए समाज को सक्रिय होकर जो काम करना है, उसमें जुड़कर जो काम करना है, उसके लिए ये पथ परिवर्तन शताब्दी के वर्ष के लिए तो ये चलो कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये आगे भी रहने वाले हैं। इस नाते से पूरे समाज का जब तक जागरण नहीं होता है, जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, वो आधार बनता है किसी बदलाव का। और बाकी शिक्षा नीति का हो जो सब चीजें हैं, और ये जो विकसित भारत 2047 का है उसको किसी भी रूप में कहिए, पॉलिटिकल साइंस में कहिए, डिप्लोमेटिक में कहिए, तो उस समय हम सबका इस नाते से पथ परिवर्तन की कहीं भी कोई चीज आती है तो उसमें हम अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, देश समाज को सामने रखते हुए करें। और कौन सा गलत है कौन सही कर्तव्य बोध के साथ करें, अपनी परंपराओं देश की और बाकी चीजों की करते हुए करेंगे तो ये निश्चित रूप से जो है भारत ये विश्व गुरु और जो है सोने की चिड़िया वगैरह की शब्दावली नहीं है। अभी भी हम महसूस करते होंगे पिछले 10-12 साल में पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली तो विदेश में रहने वालों को कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है, इसलिए हम उसमें योगदान देंगे। और उस नाते से हम सबका जो है योगदान एक विद्यार्थी के नाते भी, महिला के नाते भी और सब तरह से जो ये शुरुआत होती है तो ये जो है अच्छा इस नाते से इसका मुझे तो कम से कम जब ये शिक्षण मंडल में कार्यक्रम में आने का इस नाते से कहा गया तो सबसे पहला तो यही है कि मुझे उसी थोड़ा सा इसके बारे में जानने समझने का अवसर मिला। इस नाते से मैं शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं का भी आभारी हूँ और आप सबने भी ये विषय इस नाते से सुना है तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद। इसी क्रम में हम खोला सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको सम्मानित करें और इसका सहयोग करेंगे डॉक्टर सुमृति वधवा, डॉक्टर देशराज एंड डॉक्टर सुशील कुमार। प्लीज
के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। अब मैं हमारे चेयरमैन सर श्री सतीश पोड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करें और आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करें। थोड़ा सा पीछे रखा है और कभी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सम्मानित मंच, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन शर्मा जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, आज इस समारोह के मुख्य वक्ता इंजीनियर सुनील शर्मा जी, भारत संयुक्त महामंत्री अखिल भारतीय शिक्षक मंडल रामोतार जी, श्री लांबा जी जो संघ चालक हैं, सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक रेवाड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग संचालक, मैं आप सभी का इस संस्था में पधारने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपने जो इस कार्यक्रम में समय दिया उसके लिए ये संस्था और रेवाड़ी जिला का भारतीय शिक्षक मंडल भी तहे दिल से आभारी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम में अंत में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों की बात है। सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सभी अतिथियों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से निकालकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई और अपने विचारों से हमें नई दिशा दी। आज के विषय विकसित भारत और रामतत्व आधारित शिक्षा। आज का जो शिक्षण मंडल का जो प्रोग्राम है स्थापना दिवस समारोह, जिसका मेन विषय है विकसित भारत और रामतत्व आधारित शिक्षा, पर जो विचार हमारे बीच रखे गए वे वास्तव में हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। मैं ज़्यादा कुछ नया नहीं जोड़ूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर हम सच में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा को केवल किताबों और डिग्रियों तक सीमित नहीं रखना होगा। हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो हमारे बच्चों को संस्कार, अनुशासन, कर्तव्य और राष्ट्र प्रेम सिखाए। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमारे विद्यार्थी इन आदर्शों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार में सभी ने उत्साह से भाग लिया, वह इस बात का प्रमाण है कि हमारा समाज सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि जी का, डॉक्टर पीके शर्मा जी का, जिन्होंने गुरु की महत्ता का बहुत बढ़िया तरीके से प्रकाश डाला, एकलव्य के बारे में बताया, संत कबीर के बारे में, जो गुरु की महत्ता के बारे में भी इन्होंने बताया, इन्होंने शिक्षा के बारे में ये बताया। बगैर शिक्षा हमें जीवन में एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को इंसान बनाती है। डिग्री हम ले लेते हैं, शोध भी कार्य करते हैं, पर मेन जो शिक्षा का कार्य है वो शिक्षा हमें वास्तव में इंसान बनाती है। मेन काम शिक्षा का यही है और सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
काम किया, उसका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। श्री राम की शिक्षा के बारे में हमारे आज के मुख्य वक्ता ने सुनील शर्मा जी ने विस्तार से प्रकाश डाला है। कहाँ से उनकी शिक्षा शुरू हुई और कहाँ तक चली और कैसे राम राज्य स्थापित हुआ उस शिक्षा से, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है, विस्तार से डाला। मैं इनका भी तहे दिल से आभारी हूँ। लामा साहब ने भी संघ के बारे में आज का जो पंच परिवर्तन का जो सिस्टम चलाया हुआ है संघ ने हमारे समाज के अंदर, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। इसलिए मैं इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ इनको। और आगे भी ये हमारे इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लें कि हम शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार का माध्यम बनाएंगे। शिक्षा ज्ञान भी देती है, परंतु हमारा कर्तव्य है इसको एक संस्कार का माध्यम बनाएंगे और विकसित भारत, सशक्त संस्कारित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार पुनः दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्कार। सर आज जैसा कि डी के खोड़ा स्कूल में एक आयोजन रखा गया था, किस तरह का एक परिवर्तन शिक्षा के अंदर आज यहाँ जो आज ये प्रोग्राम हुआ उसकी वजह से होने वाला है और किस तरह का ये आयोजन रहा आज का? सबसे पहले तो मैं जो डी के खोड़ा कॉलेज में आज माननीय सतीश खोड़ा जी के द्वारा भारतीय शिक्षण मंडल का 57वां जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सतीश खोड़ा जी को खास तौर पर बधाई देना चाहूँगा कि ये समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा में भी अपना योगदान इस प्रकार से लगातार देते आ रहे हैं जी। और जहाँ तक सवाल शिक्षण मंडल का या शिक्षा का है, शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है, शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जो इंसान को बौद्धिक विकास करके उसका एक विश्लेषणात्मक, मैं बार बार वही बात कहा करता हूँ, विश्लेषणात्मक एक उसका जो अनुभव है वह बढ़ाती है और इसी को ग्रहण करने के बाद इंसान अन्य जीव जंतुओं से विशेष बनता है जी। कितने लोग आज सर इस आयोजन में मौजूद रहे और किस तरह का कुछ परिवर्तन यहाँ आपको देखने को मिला? काफ़ी अच्छी संख्या यहाँ रही। मेरे विचार से लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या यहाँ इस कार्यक्रम में थी। और ख़ास बात यह है कि सभी शिक्षक साथी या जो भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं वह इसमें मतलब सभी आज यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, जो कि अपने आप में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी इसे हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सर इस आयोजन को लेकर एक समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षक साथियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि समाज के प्रति जो अपना दायित्व है उसको अच्छी प्रकार से समझें, समाज में एक आदर्श शिक्षक का रोल अपना निभाएं और समाज में जिस प्रकार से एक गुरु, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें गुरु शिष्य परंपरा काफ़ी पुरानी शिष्य और गुरु की परंपरा रही है, जिसे हम वेदों और पुराणों से सुनते और देखते आ रहे हैं। तो इसको भली भांति से उसी परंपरा को बनाए रखना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, ताकि न केवल पुराने सिर्फ भूतकाल की बात हम करें बल्कि आगे भी भारत को हम एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलें जहाँ विश्व गुरु का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत का जो सपना है वह साकार हो। जी, थैंक यू।